पिछले क्लास में हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 बताया था, जिसमें लगभग 1931 तक की घटना हो चुकी थी। उसके आगे आज 1931 से लेकर के 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम में, वो आज के लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी पेपर 1 में जो भी 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री के अगर पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप लोग इजिली बना लेंगे। तो अच्छे से आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन। लास्ट में हम लोग जो है दूसरे दिन उसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2, चूंकि हम लोगों ने जो है 1931 तक की घटना को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लिया था, उसके आगे की घटना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, यहां तक हम लोगों ने गांधी इरविन पैक्ट तक हो गया था। अब 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। फिर बाद में भी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे 1930 से 32 के बीच में गोलमेज सम्मेलन हुआ है। गोलमेज जो सम्मेलन हुआ है उसमें मेन रूप से जो भूमिका निभाएंगे वो B.R. अम्बेडकर हैं, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं और खास करके दलितों के हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे ये जाते हैं, और इसी के माध्यम से जो है दलितों को, हरिजनों को जो अधिकार मिलता है। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन में जो प्रथम, कई बार पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 30 से 32 के बीच में। 30 में प्रथम होता है, 31 में द्वितीय होता है, 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1932 ईस्वी में। इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछेगा इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो एकमात्र गोलमेज है, वो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मात्र जो है गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बैठे थे, तो याद रखिएगा वो है भीमराव अंबेडकर। चूंकि इनको अधिकार दिलाना था, शुरुआती दौर में जो है ये एक अलग देश की मांग कर रहे थे, दलितों हरिजनों का एक अलग देश हो, लेकिन गांधी जी के बाद जो है समझौता हुआ, गांधी जी की बात को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है 30, 31, 32 लगातार हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। ठीक है, तीनों में जो है भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। परिणाम असफल रहा। प्रमुख कारण दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी, जिसको कि गांधी जी ने भी स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस ने तो स्वीकार किया ही नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो सम्मेलन था, ये परिणाम इसका असफल रहा। चूंकि जो जिस प्रकार से मुस्लिम लीग को एक स्पेशल निर्वाचन क्षेत्र अलग से दे दिया गया था, उसी प्रकार से दलितों की भी मांग जो है अंबेडकर जी उठा रहे थे, जिसको कि यहाँ पे नहीं माना गया। तो ये आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। आगे आइए, रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड 1932 ईस्वी में जो है सांप्रदायिक पंचांग, ठीक है, की घोषणा करते हैं। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग होती है। यहाँ महात्मा गांधी ने विरोध किया, आमरण अनशन करना शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने, और लास्ट में जाकर के पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुका है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट जो होता है वो आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब आपका होता है 1932 ईस्वी में। ठीक है, उसी समय पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, जिसके तहत गांधी जी और अंबेडकर के बीच में वार्तालाप होती है, और फिर गांधी जी की बातों को अंबेडकर मानते हैं, और दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, तो उसको समाप्त करके रिजर्वेशन, आरक्षण की बात आ गई। और यहीं पे जो है दलितों के लिए विधानसभा में, जो केंद्रीय विधानसभा था, उसमें 18% का जो रिजर्वेशन देने की बात की गई। ठीक है, और जो पहले 79 सीट था दलितों के लिए, उसको बढ़ा करके यहाँ 147 कर दिया गया था प्रांत स्तर पर। तो यहाँ पर जो है 1932 ईस्वी में जो हुआ पूना पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट जो है कब हुआ था,
तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। और किन दो व्यक्ति जो हैं महान राजनेता हैं उनके बीच हुआ, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ। जो पृथक निर्वाचन जो मांग थी वो यहाँ पे गांधी जी नहीं मानते हैं, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम में 18% तथा विधानसभा में सीट की संख्या बढ़ा दी गई। तो स्वाभाविक सी बात है 18% बढ़ेगा तो दलितों के सीटों की भी संख्या बढ़ गई। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। 1932 ईस्वी पूना पैक्ट के लिए जाना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण ये आपका ईयर है 1932। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब आ जाइए 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कितने बार पूछा है कहना मुश्किल है, बहुत बार। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछ देगा, इसके संस्थापक कौन है ये पूछ देगा, ठीक है। और कहां पे हुआ था, कब हुआ था, तो देखिए अगर औपचारिक रूप से घोषणा की बात करें तो वो 1934 में हुआ है। कई बार 1934 ना देकर के बीपीएससी 1931 दे देता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी दे देगा, या बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में 1934 दिखेगा, नहीं तो 1931 दिखेगा, तो 1931 भी मार सकते हैं। अनौपचारिक रूप से घोषणा हुआ था 1931 में, लेकिन औपचारिक रूप से काम हुआ था 1934 में। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी, इसकी स्थापना जो है औपचारिक रूप से 1934 ईस्वी में हुई। नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बने थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी अच्छे से पढ़ेंगे। जो प्रांत में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की बात हुई। तो यहाँ पे 1935 का जो शासन अधिनियम है उसको हम लोग पॉलिटी में अच्छे से पढ़े हैं और अच्छे से फिर पढ़ेंगे भी, ठीक है। कंटेंट में वीडियो पढ़ा हुआ है 1935 शासन अधिनियम, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इसमें क्या, भारत का जितना भी संविधान है उसका 2/3 पार्ट 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसी से लिया गया। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में उससे पहले जितने भी संशोधन हुए थे संविधान के वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो एक तरीका से कह सकते हैं कि लगभग 2/3 पार्ट संविधान का 1935 का ही भारत शासन अधिनियम है। और इसी के आधार पर आगे चल के देखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी निर्माण होता है। चलिए 1937 में जो है बिहार का जो है बिहार स्तर पे भी चुनाव होते हैं, इसे प्रांतीय विधानसभा का चुनाव किया गया। कुल प्रांतों की संख्या 1937 में 11 था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भारत में कुल कितने प्रांत थे। तो याद रखिएगा उस समय भारत में कुल कितने प्रांत थे, तो 11 प्रांत थे। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, ठीक है। टाइमिंग आपका जैसे 8:30 था तो 8:45 तक मैं आ जाता हूँ। तो चूंकि अब 2 बैच लगातार लेने होते हैं, कंप्यूटर साइंस का भी बैच कंटिन्यू है, उसके बाद आपका बैच हो जाता है, इसीलिए 5-10 मिनट का आगे पीछे हो रहा है, तो परेशान नहीं होना 8:45 तक। और जो लोग रात में सो जाते हैं इस टाइम तक तो वो लोग सुबह में मॉर्निंग उठ करके अपना लाइव सेशन देख लिया कीजिए। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपके सेशन आपके कंटेंट में पड़े रहते हैं, लाइव सेशन आपको रिकॉर्डेड में डाला हुआ रहता है। खोजिएगा सब कुछ मिल जाएगा, सारा वीडियो भी, बहुत सारा वीडियो आपको हमने दे दिया है, उसको भी देखते रहिएगा, उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो जाते हैं सवेरे तो सो सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी जो लोग जगे रहते हैं 8:45 तक वो लोग क्लास अटेंड कर लिया कीजिए, ठीक है। कुल प्रांत क्या है, 11 है। कब, जब आपका विधानसभा चुनाव हुआ था पहली बार प्रांतीय विधानसभा 1937 ईस्वी में, ठीक है। बिहार में भी हुआ था। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। कहां कहां पूर्ण बहुमत मिला था वो देखिए। संयुक्त प्रांत को ही यूपी अभी वर्तमान में नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में नाम है पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत मध्य प्रदेश को कहा जाता था। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ये सब सारे प्रांत थे, ठीक है। एक प्रांत बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था। 2 प्रांत में सहयोग की सरकार बनी थी, और असम और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत में, उत्तर पश्चिम प्रांत जो आप पंजाब कह सकते हैं, पंजाब का जो एरिया है वहां पर जो है पूर्ण रूप से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। यानी मुस्लिम जहां जहां मुस्लिम इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे तो वहां पे कांग्रेस को ज्यादा बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। तो ये याद रहे, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। पूछेगा कि इनमें से कौन से प्रांत में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था 1937 के विधानसभा चुनाव में। तो असम में नहीं मिला था क्योंकि मुस्लिम बेल्ट था। उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत जो अभी पाकिस्तान में चला गया वहां पर भी कांग्रेस को नहीं मिला था। बाद बाकी सब जगह इसको बहुमत मिला।
और बंबई में, एक प्रांत बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था, बंबई में तो पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। तो हिंदू बाहुल क्षेत्र जहां भी थे वहां कांग्रेस बहुमत से जीती, जहां जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वहां पे कांग्रेस हार जाती है, ठीक है। तो 1937 का जो ये चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, उसके बारे में है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये बस याद रखिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र खोज लीजिए किधर होगा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, ठीक है। उतना तो जानकारी आप लोग को रहता है। अब देखिए यहाँ पे 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, और द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1939 ईस्वी में। उसके बाद कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दिया था? चूंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो बिना कांग्रेस के पूछे भारतीय सेना को ब्रिटेन के तरफ से युद्ध में धकेला जा रहा था। तो कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया, भाई हम यहाँ के नेता हैं, नेतृत्व करता है, आप हमारे सेनाओं को, हमारे देश के सेनाओं को बिना पूछे कैसे आप ले जा सकते? इसको लेकर के मतभेद हुई और इस्तीफा दे दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। 28 महीने बाद फिर 22 अक्टूबर 1939 को चुनाव हुए। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। तो कई बार पूछेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया मुस्लिम लीग ने? तो 22 दिसंबर 1939, चूंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था इसीलिए बहुत खुश होते थे, कांग्रेस का विरोधी पार्टी था मुस्लिम लीग, ठीक है। तो कांग्रेस कुछ भी अगर इस्तीफा दे दिया तो ये बहुत खुश होते थे, याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मना लिया था। चलिए 1940 अगस्त प्रस्ताव आया लिनलिथगो के द्वारा, संवैधानिक सुधारों पर आधारित था। व्यक्तिगत की सत्याग्रह यहाँ शुरुआत की गई, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही महात्मा गांधी को छोड़ करके जो थे वो विनोबा भावे थे, याद रखिएगा। पहला सत्याग्रही जो बने हैं वो विनोबा भावे बने हैं। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ये कई बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, अभी तक में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा, पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही, तीसरा भी पूछ सकता है। तो तीसरा थोड़ा सा नेट पे सर्च मार के देख लीजिएगा, अभी ध्यान से नाम उतर गया है, कुछ अलग नाम है, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोनों बार बार पूछा, तो ये याद रखिएगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करने वाले, तो वो विनोबा भावे हैं, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखिएगा। अब आ जाए 1942 मार्च। देखिए बीपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछती है ना प्रीवियस ईयर के वर्षों का आप देखेंगे, फिर उसी में आगे का क्वेश्चन वो पूछ देती है। जहां आपकी सोच समाप्त हो जाती है फिर वो नेट उट पे इधर उधर करके सर्च करके वो कॉन्सेप्ट निकाल के बीपीएससी क्वेश्चन क्रिएट कर लेती है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना बनाना भी जरूरी है, क्योंकि 10-20% क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, और साथ साथ उसी क्वेश्चन जहां से लिया गया है उसके आसपास का जो एरिया है, यानी उससे रिलेटेड डाटा है, उसको और भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, वहां से फिर क्वेश्चन वो क्रिएट कर, ठीक है। अब आ जाइए 1942 मार्च में आपका क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन भारतीय संवैधानिक विकास के लिए आता है, लेकिन इसको जो है भारतीय लोग बहिष्कार करते हैं। क्यों करते थे? भविष्य में संवैधानिक विकास के लिए क्रिप्स मिशन आया, कब आया? 1900, पहले क्रिप्स आएगा, फिर 1946 में कैबिनेट आएगा। तो कई बार लोग क्रिप्स और कैबिनेट में कंफ्यूज हो जाते। तो 1942 में जो छोटा दिखने में ना क्रिप्स 3 अक्षर का ही, कैबिनेट 4 अक्षर का है, तो पहले 3 अक्षर वाला आएगा, क्रिप्स आएगा, 1942 में आएगा। और ये जो भविष्य में संवैधानिक विकास, चूंकि अंग्रेज लोग जाते जाते चाह रहे थे कि भारत को संविधान बना करके, चूंकि देश छोड़ देना तो आसान था, लेकिन अगर उस हाल में भारत को छोड़ के जाते तो पूरी दुनिया उसको गाली देती या पूरे भविष्य काल तक उसको गाली सुनना पड़ता। इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे जाते जाते इज्जत के साथ जाए, भागना तो भागा तो देगा ही भारतीय लोग, लेकिन थोड़ा इज्जत के साथ जो बाद में भी आए तो कम से कम जो है बैठने उठने की व्यवस्था दे ये लोग, यानी प्रतिष्ठा मिले वैश्विक स्तर पर। तो ऐसा काम कर रहे थे। क्रिप्स मिशन भविष्य में संवैधानिक विकास के लिए लाया गया था। मुख्य विशेषता थी भारत के लिए औपनिवेशिक स्वायत्ता, औपनिवेशिक स्वायत्ता देने की बात थी, लेकिन रहना किसके अंदर है? ब्रिटेन के अंदर। लेकिन गांधी जी इस बात को नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये सब जो है टाइम खत्म हो गया, अब पूर्ण आजादी चाहिए, सॉरी पूर्ण रूप से हमको आजाद करके पूर्ण हम अपना संवैधानिक विकास खुद करेंगे, आपके अंदर काम नहीं होगा, ठीक है। 1942 में ही फिर जो है गांधी जी ने क्या कर दिया,
भारत छोड़ो आंदोलन, उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज जाते जाते भी कोई ना कोई जो है गेम खेलना चाह रहे, कुछ ना कुछ जो है कहते हैं ना लोचा लगा करके। तो क्रिप्स मिशन भी वही लोचा आया था, लेकिन गांधी जी समझ गए थे क्योंकि 1939 के दौरान जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज की स्थिति शुरुआती चरण में फिर अच्छी नहीं थी, और जब भी युद्ध होता है तो वो किसी के लिए फायदा कारक नहीं होता है, दोनों पार्टी उसमें हानि में जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव था। तो गांधी जी का भी यहाँ पे जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है बढ़ चढ़ करके अब यहाँ पे, चूंकि अंग्रेज जो है उधर युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में उधर भी व्यस्तता है उनको, तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, किसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, और ये 1942 ईस्वी में मार्च में आया था क्रिप्स मिशन, जो कि भारत का संवैधानिक विकास के लिए लाया गया था, और ये भारत को औपनिवेशिक स्वायत्ता की बात कर रहा था, पूर्ण स्वायत्ता नहीं, औपनिवेशिक स्वायत्ता। चलिए अब आ जाए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम लड़ाई है, करो या मरो का नारा गांधी जी को भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने भी करो या मरो का नारा दे दिया। देखिए गांधी जी अंत तक करो या मारो नहीं बोले, गांधी जी ने अंत तक करो या मरो कहा, यानी अहिंसावादी अभी भी हैं, लेकिन उसके बैकअप में हिंसा ही है, करो या मरो। मरेगा लोग ऐसे ही थोड़े, जब तक दो चार लोग को नहीं मारेगा। और वही स्थिति रहा, आपने देखा कि बिहार में 11 अगस्त को जो क्रांति जो छात्रों ने किया, झंडा फहराने के क्रम में जो है 7 शहीद हो गए, 7 स्टैचू आज भी जो है बिहार में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा वहां पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो करो या मरो में ही मारो भी छिपा हुआ था, मरो ऐसे थोड़े होता है। गांधी जी बहुत गेम कर रहे थे, बहुत दिमाग से जो है काम कर रहे थे। 8 अगस्त 1942 को करो या मरो नारा महात्मा गांधी ने दिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया, ग्वालियर टैंक मुंबई। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पे पारित किया गया था, कौन से जगह पे पारित किया गया था, तो मुंबई का ग्वालियर टैंक है, वहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद ही ऑपरेशन जीरो लागू कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जितने भी राजनेता थे, नेतृत्वकर्ता थे देश के, सबको बंदी बना लिया गया, सबको जेल में बंद कर दिया गया, जिस कारण से ये क्रांति क्या हुई, नेतृत्व विहीन हो गई। जिसको जहां मन हुआ उस तरीका से क्रांति करना, अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया। छात्रों ने जो है जगह जगह आगजनी स्टार्ट कर दी, सरकारी संस्थानों को लूटना शुरू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश ने आजाद दस्ता बनाया, जिसने कई तरह के कार्य किए। एक तो लोगों के अंदर जागरूकता अंग्रेजों के खिलाफ में फैलाने का काम किया, दूसरा जितने भी सरकारी तंत्र थे उसको ध्वस्त किया जाता था। आजाद दस्ता के बारे में हमने आपको बताया, जो बिहार का जो आधुनिक इतिहास था उसमें, और उससे भी पहले हमने जो पढ़ाया अलग अलग टॉपिक को, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है तो पूरा एक लेक्चर 1.5 घंटा 2 घंटा का जो है भारत छोड़ो का ही दिखेगा आपको कंटेंट में, तो वो भी हो रखा है मटेरियल में, सारा कुछ है, हमने बहुत ढंग से पढ़ाया है। जो लोग ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ज़्यादा पढ़ना होता है, बाकी पेपर 1 के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस आप थ्रोली पढ़ लेते हैं वही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, 2-4 क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चन हिस्ट्री के, तो कहाँ से आएगा, बहुत बड़ा हिस्ट्री है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री भी कोई छोटा नहीं है, तो इसीलिए थ्रोली पढ़ लेते हैं वही सफिशियंट है, ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सब यही सब रहता है। तो याद रखना है आपको, 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया ग्वालियर टैंक मुंबई से। 9 अगस्त को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है अगस्त जो है 8 अगस्त के आधी रात से ही एक्टिव हो गया, और जितने भी क्रांतिकारी कांग्रेस नेता थे, कह सकते हैं उस समय जो फेमस थे, नहीं जो जिसका लोग नाम ही नहीं जानता उसको छोड़िए, जो लोग फेमस थे उनको सबको कैद कर लिया गया। ठीक है, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को बंद कर दिया गया, महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा, आगा खां पैलेस में बंद कर दिया। हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को बंद कर दिया गया, जो कि आगे चल करके दीपावली के रात को भागते हैं वहां से, और फिर नेपाल में बकरे का टापू एक जगह है, वहां जा करके जो है प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू करते हैं, आजाद दस्ता का निर्माण करते हैं। यह स्वतः स्फूर्त हो गया, इसकी प्रकृति क्या, स्वतः स्फूर्त, चूंकि यहाँ पे नेतृत्व करता नहीं तो स्वतः हो गया, और नेतृत्व विहीन थी। इसका विशेषता क्या 1942 का, इसीलिए बहुत सारे लोग मारे गए, चूंकि नेता ही नहीं है, नेतृत्व करता ही नहीं है।
कोई भी आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब नेतृत्व करता हो, बिना नेतृत्व करता के कोई आंदोलन नहीं हो सकता। इसीलिए नेता तो होना ही चाहिए, बिना नेता के, कहता है राजनीति का तो बिना राजनीति के देश चला है। आपका घर नहीं चलेगा बिना राजनीति के, हर एक जगह पे जो है आपको दिमाग लगा के, तो उसी को हम लोग बोलते हैं राजनीति करना। तो राजनीति वही है कि आपको जब अपने अधिकार की मांग करेंगे तो राजनीति तो लोगों को लगेगा ही। तो यहाँ पर जो है राजनीति जो हुई वह स्वतः स्फूर्त हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई। युवा की भागीदारी के कारण, मेन है कि युवा लोग जब शामिल हुए तो उन्होंने जो है लूटपाट करना शुरू किया, और खास करके उद्देश्य था क्योंकि अंग्रेजों से लोग त्रस्त आ चुके थे। एक समय तक, एक समय सीमा तक ही लोग बर्दाश्त करते हैं, जब वो समय सीमा समाप्त हो जाती है, नहीं कहते पाप का गगरी या घड़ा जो भर जाता है तो उसके बाद फूटना ही है। तो अंग्रेजों का पाप का घड़ा भर चुका था, ठीक है। बहुत सारे जो क्रांतिकारी महिला भी हुई थी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, ये सब बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए, जैसे रेडियो का निर्माण किया, रेडियो के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैला रही थी। क्रांतिकारी महिला है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी कि कौन रेडियो के माध्यम से 1942 के क्रांति के दौरान जो है लोगों में जन जागरूकता फैला रही थी, तो उसका नाम था उषा मेहता। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, उषा मेहता वाला, तो याद रखिएगा, ठीक है। किधर गया उषा मेहता, हाँ उषा मेहता, उषा मेहता वाला क्वेश्चन पूछा गया। आजाद दस्ता किसने बनाया था? एक है आजाद हिंद फौज, कई लोग आजाद हिंद फौज वाला में मार देंगे ये जयप्रकाश नारायण, और यहाँ मार देंगे सुभाष चंद्र, और क्वेश्चन पूछने वाला भी इस तरीका से आपको फंसाने के लिए। तो आजाद दस्ता और आजाद हिंद फौज दोनों अलग चीज है। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था, बनाया गया था, ये 1942 के दौरान एक्टिव होता है, और आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंगापुर में समानांतर सरकार, जगह जगह समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कहिएगा समानांतर सरकार क्या होता है? अंग्रेज को सरकार ना मान करके हम अपनी सरकार स्वयं है, और इस तरीका से अपने हिसाब से शासन व्यवस्था देख रेख करना। तो ये सब सतारा महाराष्ट्र में उस समय 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद एक जगह है तामलुक बंगाल, वहां पर भी हुआ था। बलिया यूपी है, वहां पर भी समानांतर सरकार, कुछ जो नेतृत्व करता है उसके द्वारा, हम इस क्षेत्र के राजा हैं, हम इस क्षेत्र का शासन करेंगे, अंग्रेज को आएगा तो देख लेंगे। क्योंकि अंग्रेज भी अब भागने के लिए है, तैयार है। तो अब सब लोग का जो भी भारतीय जमींदार हैं या जो नेतृत्व करता है, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, वो लोग अपना सरकार शुरुआत कर देते हैं। नहीं, जैसे बिहार में भी कई जगह कहते हैं ना हम छोटे सरकार हैं, बड़े सरकार हैं, उसी प्रकार से चित्तू पांडे द्वारा बनाया गया। उसके बाद अन्य संगठनों की भूमिका, कुछ संगठन जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, इस आंदोलन को समर्थन नहीं किया। अब कहिएगा कि क्यों नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस भी शामिल हो गया था मित्र राष्ट्र के साथ, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब रूस शामिल हो गया मित्र राष्ट्र के साथ, ब्रिटेन के साथ, तो क्या लगता है वो ब्रिटेन के खिलाफ में भारत में युद्ध करता? तो फिर संधि किस बात की? मित्र राष्ट्र की। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो शुरुआत हुई वह मास्को रूस से, और रूस अब किसके साथ मिल चुका है? ब्रिटेन के साथ मिल चुका है। तो वो क्या कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारत में उसके खिलाफ लड़ाई करेगी? कभी नहीं। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ जो 1942 का आंदोलन हुआ उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। साथ साथ इस आंदोलन में किसान नेता भी पार्टिसिपेट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि यह जो लड़ाई थी किसानों की, अधिकतर लड़ाई जमींदारों के खिलाफ हुआ करती थी, और अभी तक किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को समझ में आ गया था कि कांग्रेस जो है वो सबको लेके चलेगी, जमींदारों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, और जब तक जमींदारों के खिलाफ नहीं जाएगी तो किसानों के हक की बात ही नहीं होगी। तो इसीलिए किसान नेता भी जो है यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो हिंदू महासभा ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नहीं किया, और साथ साथ किसान नेतृत्वकर्ता जो किसान आंदोलन कर रहे थे जैसे शाहजानंद सरस्वती वगैरह, वो लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। एक लुई फिशर नाम का जो पत्रकार है वो इस आंदोलन का रिपोर्ट किया करता था, अमेरिका का पत्रकार है लुई फिशर, याद रखिएगा। कई बार पूछेगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार जो था वो भारत आया था, जो रिपोर्ट करता था यहाँ के सूचना के बारे में, तो वो था लुई फिशर, ठीक है।
1942 पर क्रिप्स मिशन का कथन है, यहां एक क्रांति होने वाला है, ठीक है, हमें चले जाना चाहिए। याद रखिएगा 1942 पर क्रिप्स का कथन, क्रिप्स एक व्यक्ति हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, वो कहते हैं यहाँ एक क्रांति होने वाला बहुत बड़ा, अब हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अब यहाँ से हमें चले जाना चाहिए, उसी में भलाई है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ पे 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा सिंगापुर में। इसके संस्थापक सदस्य में से थे रास बिहारी बोस, साथ साथ याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह, ये भी जो थे वो इसके कह सकते हैं सदस्य थे, संस्थापक सदस्य। उसके बाद है आजाद हिंद फौज जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजिहारा के दिमाग की उपज थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसके दिमाग की उपज थी, तो आजाद हिंद फौज INA, इंडियन नेशनल आर्मी इसको बोला जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजिहारा के दिमाग की उपज थी आजाद हिंद फौज। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और शुरुआती चरण में आपको पता होगा कि जापान ने सबको धूल चटा रखा था। ठीक है, जब तक कि अमेरिका ने उस पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम नहीं गिराया था। रूस इतना बड़े देश को जो है वो कब्जे में कर लिया था, चीन को कब्जे में कर लिया था, ये स्थिति थी जापान की, इतना शक्तिशाली था, और जापान के बगल में सिंगापुर सब कुछ। तो इसके माध्यम से इधर से भारत पे चढ़ाई करने की ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन का शासन था भारत में, तो यहाँ से भारत से जो अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था कि द्वितीय विश्व युद्ध एक अच्छा मौका है जब हम अंग्रेजों को खदेड़ करके यहाँ से बाहर कर सकते। शुरुआती चरण में ऐसा लग भी रहा था, लेकिन अमेरिका जब इसमें घुस जाता है इस युद्ध में, और जब इसने 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब 2 बम गिराता है जापान पर, तो जापान हाथ पैर जोड़ के खड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो है जब जापान ही जब जो सबसे शक्तिशाली था उस समय, वही जब हाथ पैर जोड़ लेता है, तो बाद में की जो उसको जो मदद कर रहा था जापान, जिसको वो कहाँ भारत, जिसे सुभाष चंद्र बोस गए थे जर्मनी से मदद मांगने के लिए, हिटलर के पास गए थे, हिटलर सिंगापुर भेज देता है उनको। ठीक है, तो ये सब कहानी है, ये सब आपको हमने अच्छे से पहले भी बता रखा है। तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में INA में शामिल हुए थे। अब कहिएगा कि INA जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है, नहीं, उसके संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे, याद रखिएगा। 1943 में ये जाके शामिल हो गए सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को INA सरकार सिंगापुर में स्थापित हुई और सुभाष चंद्र बोस ने वहीं पे नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। ये सब जो नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये सिंगापुर में ही दिया गया था। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस अपने एरोप्लेन क्रैश के बाद गायब हो गए। कहा जाता है, कई इतिहासकार मानते हैं कि वो मरे नहीं थे, जानबूझ करके गायब हो गए। क्या है नहीं है, इस पे जो है बहुत बड़ा कहानी है। तो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, तो कई लोग उनको मृत मानते हैं कि उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके बाद जो है वो भारतीय राजनीति में कभी दिखाई नहीं दिए। नवंबर 1945 में INA पे मुकदमा चला। दिल्ली के लाल किला पर हुआ। कांग्रेस ने INA के क्रांतिकारियों का बचाव की, यानी मुकदमा चला। जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही सेना थे सब पे मुकदमा चला, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने जो है चढ़ाई की थी। लेकिन आगे चल करके जो भारतीय क्रांतिकारियों के बचाव के लिए जो एक वकील है भूला भाई देसाई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति ने INA के क्रांतिकारियों के लिए जो है बचाव किया था, वकालत की थी, तो भूला भाई देसाई, याद रखिएगा। ठीक है, यही लीड किए थे। उसके बाद 1944 मार्च, राजगोपालाचारी सूत्र फॉर्मूला आया, कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता के स्वरूप में देखने को मिलेगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। फिर आगे चल करके 1945 में बेवेल प्रस्ताव और शिमला समझौता हुआ, संवैधानिक विकास की बात हुई, लेकिन असफल रहा, चूंकि मुस्लिम लीग नहीं चाहेगा
कि हम भारत में रह चुकी, अब उसका जो डिमांड है वो अलग पाकिस्तान का है। 1946 फरवरी में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चूंकि भारत छोड़ो लिख दिया था अंग्रेजों के जहाज पे, तो इस कारण से जो है इंडियन नेवी के खिलाफ जो है ब्रिटेन, चूंकि उस समय ब्रिटिश के अधीन ही सब सेना रहते थे, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो गया था, क्योंकि भारत छोड़ो उसके जहाज पे लिख दिया गया था। 1946 मार्च में कैबिनेट मिशन आया, जो 3 सदस्य का मिशन था, जो कि भारत में रह करके संविधान का निर्माण करता, फिर भारत को इसके अपने हवाले करके चला जाता। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आया? तो याद रखिएगा 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पहला, ये कई बार क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? तो 3 सदस्य याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति जो हैं वो क्रिप्स मिशन के सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। संवैधानिक विकास के लिए ये लाया गया था, यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण किया गया, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को चुना गया, और फिर उन्होंने संविधान का निर्माण पूरा किया, और आगे चल के आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन के तैयार हो गया था, इसीलिए संविधान या विधि दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को ही मनाते हैं। विधि दिवस या कह सकते हैं संविधान बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 1946 जुलाई में संविधान सभा का चुनाव हुआ, प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, वोटिंग नहीं हुआ था वहां पे, जो भी अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर वहां पे चुना गया था। उसके बाद है 1946 अगस्त, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। कहा जब तक अब जो है हमको आजाद नहीं कर, हमको एक अलग देश नहीं दोगे, तब फिर मरने काटने के लिए तैयार हो जाओ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में, यानी एकदम जो मुस्लिम लीग है अब कह रहा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में, अगर आप हमें पाकिस्तान नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे जो है बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है, मरने काटने को तैयार है ये। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पे 1946 में शुरुआत किया गया। फिर आगे चल के गांधी जी भी मान जाते हैं बात को, चलो भाई जाओ तुम लोग पाकिस्तानी। 1947 फरवरी में फिर इटली का घोषणा होता है, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कई बार क्वेश्चन पूछेगा, जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा इटली, जो कि अगर पूछेगा किस पार्टी के थे तो लेबर पार्टी। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि जो इटली थे वो किस पार्टी के से जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। और इसने घोषणा किया था कि हम भारत को 30 जून 1948 तक आजाद कर देंगे, 30 जून 1948 तक, लेकिन उससे पहले ही भारत को छोड़ करके ये भाग गया। चलिए अब आ जाए 3 जून 1947 को क्या आता है? माउंटबेटन प्लान। भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई, भारत 2 राष्ट्र में कन्वर्ट होगा। 2 सिद्धांत जो है, 2 राष्ट्र का सिद्धांत यहीं पे आता है 3 जून 1947 ईस्वी को। माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र अधिराज्य होंगे। ठीक है, उसके बाद 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ और भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है, चूंकि देखिए जो साइन हुआ था ना, तो 2 डोमिनियन स्टेट्स, यहाँ पे 2 स्टेट्स बना, एक तो अधिराज्य, एक तो पाकिस्तान बना, एक भारत बना। तो सारा काम करते करते लेट हो गया, रात्रि हो गई, तो जो पाकिस्तान का जो साइन हुआ था ना वो 12 बजे से पहले हो गया। पाकिस्तान वाला जो अधिराज्य वाला क्षेत्र पे जो है अंग्रेज जो साइन किए, वहां की संसद वो पहले की, और भारत वाला उसके बाद, यानी 12 बजे के बाद हुआ रात्रि में। तो जिस कारण से वो लोग 14 अगस्त को ही मना लेते हैं और भारत 15 अगस्त को मनाता है। कई लोग सोचते हैं कि जब दोनों एक ही देश था तो एक ही दिन आजाद हुआ होगा, लेकिन चूंकि देखिए ये बांट करके अंग्रेज दे रहा है ना, दोनों भाई, जैसे 2 भाई आपस में लड़ता है तो दोनों को बंटवारा करके जो पंच होते हैं वो दोनों से लिखवाते हैं ना, या खुद भी साइन करते हैं। ये नहीं कि एक ही कागज फिर किसको देगा, भारत को देगा कि पाकिस्तान? अगर अंग्रेज लोग एक ही कागज पे साइन करके देते तो किसको देते, भारत को देते या पाकिस्तान को देते? तो 2 भाई है यहाँ भारत पाकिस्तान, तो दोनों को देना है ना।
तो साइन करते करते पाकिस्तान वाला पहले साइन हो गया, उसको थोड़ा जल्दी था तो उसको पहले साइन करके कहा भागो तुम। अब दूसरा साइन यहाँ भारत का हुआ, आराम से हुआ, एंजॉयफुल मोमेंट में हुआ, आराम से जो है भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, भारत तो आजाद ही था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता, नियति के साथ साक्षात्कार मिलन हुआ। ये सब बात अब बोलेंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू। भाषण जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को दिया गया। इस समय गांधी जी नोआखाली में सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में लगे थे। गांधी जी बंगाल पहुंचे हुए थे, क्योंकि हिंदू में जब देश आजाद होगा, बंटवारा हो चुका है भारत पाकिस्तान, तो जो मुस्लिम होंगे भारतीय वो पाकिस्तान में जो जाना चाहेंगे, कुछ जो पाकिस्तान में हिंदू होंगे उसको वहां से मार काट के भगाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति होगी। तो उस समय ये सब सांप्रदायिकता की स्थिति नहीं हो, आपस में दंगा नहीं हो, इसलिए गांधी जी जो थे बंगाल में, नोआखाली एक जगह है, वहीं पे सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। गांधी जी की बात को हिंदू मुस्लिम दोनों मानते थे, ये सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, पाकिस्तान के निर्माण संबंधी तथ्य 1930 में सबसे पहले जो सारे जहां से अच्छा गीत गया था वो मोहम्मद इकबाल ने ही गाया था। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए जो पृथक राष्ट्र की मांग हुई है वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में हुई। 1933 में चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इन्होंने अपने आर्टिकल में नाउ और नेवर में पाकिस्तान शब्द की पहली बार प्रयोग किया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे थे। 1940 में लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष बनते हैं, जो लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसके अध्यक्ष बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस घोषित किया। कब घोषित कर दिया था? 23 मार्च 1940 को ही। और अलग राष्ट्र पाकिस्तान की प्रस्ताव पारित कर दी थी मुस्लिम लीग ने। कब? 1940 ईस्वी में ही। और इसके प्रस्ताव का समर्थन जो है वहां के जो भी खिलक जुम्मा ये सब जो है, ये सब इन्होंने किया। ये सब मुस्लिम लीग के ही सदस्य हैं और फिर आगे चल करके पाकिस्तान बना। 1947 से 48 अब जब देश आजाद हुआ तो देश का संविधान भी बनने के लिए तो कैबिनेट मिशन आ ही गया है, वो अपना संविधान सभा का गठन करेगा और फिर संविधान को बनाएगा। अब भारतीय राजनेताओं के बीच और भी समस्याएं थी, क्योंकि पाकिस्तान तो एक अलग हो गया, लेकिन भारत के भी कुछ रियासत थे, देसी रियासत, उसको कहा गया कि या तो आप भारत में मिल जाइए या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसा माउंटबेटन प्लान का योजना में कहा गया। अब कुछ जो छोटे छोटे देसी रियासत थे वो तो मिल गए, लेकिन कुछ अपने आप को जो शक्तिशाली समझते थे वो भारत में मिलने से इनकार कर दिया। उसी में आपका हैदराबाद का है, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये तीनों जो यहाँ के जो रियासत थे, जो राजा थे, वो भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। पटेल, सरदार पटेल को ये जिम्मा दिया गया, इसलिए तो इनको आयरन लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने हैदराबाद को जो है पुलिस बल के बल पे, यानी या तो तुम शामिल हो जाओ नहीं तो युद्ध करो, तो उसके आधार पे जो हैदराबाद को मिलाया। अब बात चली जूनागढ़ और जो है जम्मू कश्मीर की, तो वहां पे निर्णय लिया गया कि वहां के जनता जिधर जाना चाहेगी, ठीक है, जिधर बहुमत होगा उधर वो जाएगा, या तो पाकिस्तान या इंडिया में। ठीक है, क्योंकि सरदार पटेल को पता था वहां की जनता हिंदू थी और वहां का शासक मुस्लिम था, तो मैक्सिमम जनता हिंदू है तो वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहेगी। तो जूनागढ़ तो भारत में शामिल हो गया, चूंकि वहां पे जो वोटिंग हुआ, जो आम जनता जो जिधर जाना चाहे उधर शामिल कर दिया गया। अब बारी थी ये जम्मू कश्मीर की वोटिंग की। अब यहाँ उल्टा था, यहाँ की आबादी मुस्लिम और जो है शासक कौन था? तो हिंदू, राजा हरि सिंह। ठीक है, तो पता था सरदार पटेल को अगर इसको में अगर उंगली किए तो फिर तो ये चला जाएगा पाकिस्तान में, तो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर आगे चल करके आप देखिए क्या कहानी हुआ। पाकिस्तान ने वहाँ अटैक कर दिया और ये मामला यूएनओ में चला गया। तो जो क्षेत्र उस समय भारत का पाकिस्तान ने कब्जा किया वो उन्हीं के अंदर चला गया। पीओके का पार्ट है अभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हरि सिंह दौरे दौरे आए पंडित नेहरू के पास, उन्होंने कहा ठीक है चलो अब हम तुम्हारा साथ देते हैं। फिर जो है जहाँ तक बचा वो भारत में शामिल हुआ, तो फिर 370 आर्टिकल आया वहाँ पे।
फिर आगे चलकर जो है मोदी सरकार में आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी की जब बीजेपी की सरकार आई तो फिर 370 आर्टिकल को हटाया गया और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बना। ठीक है, यही सब कहानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा आजादी के समय भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे, तो 562, लगभग 600 के आसपास कह सकते हैं देशी रियासत। देशी रियासत मतलब जहां ब्रिटेन शासन नहीं करता था, ब्रिटिश सरकार शासन नहीं करता था, राजा राजवाड़े लोग शासन करते थे, जिनका एकीकरण में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका रही। लेकिन 3 देशी रियासत जो है एकीकरण बाद में हुआ। जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पे साइन राजा हरि सिंह के द्वारा किया गया। जूनागढ़ को फरवरी 1948 में किया गया। हैदराबाद सितंबर 1948 में काजबाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस तरीका से जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भी भारत में शामिल किया गया, जैसा कि आपने कहानी सुना। ठीक है, और आपका देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान बना लिया और देश में लागू कर दिया। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं यही अब पॉलिटी में चला जाता है, इतिहास ही अब कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिटी में, संवैधानिक विकास में जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इससे ज्यादा पेपर 1 में नहीं पढ़ना है। पेपर 2 के लिए जो लोग 6 to 12 के लिए हिस्ट्री है उसके लिए हमने डीपली अच्छे से चैप्टर वाइज आपको कवर कर रखा है। कंटिन्यू वीडियो पड़े हुए उसको देखते रहिएगा। फिलहाल ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब मैं सबसे पहले आपको ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी जहां से पूछे जाते हैं पेपर 1 का, वो आपको 2 से 3 लेक्चर में वो कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका ज्योग्राफी पॉलिटी हो जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले 2 लेक्चर में इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट करा देंगे, वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका पॉलिटी 3 से 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आपका पेपर 1 अच्छे से जो है जीके जीएस हो जाएगा। करेंट अफेयर्स लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग जो सप्ताह में चलता है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, जो भी लोग कोर्स से नहीं जुड़े निश्चित रूप से जुड़िए। निश्चित रूप से यह कोर्स आपको रिवीजन करवाएगा। बहुत कोचिंग से पढ़ के आप परेशान हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं बन रहा है, एक बार जुड़ करके देख लीजिए। नहीं बनेगा तो फिर आप जो कहिए। ठीक है, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है अनुभव और एक्सपीरियंस और कहां से क्वेश्चन आता है इसकी जानकारी। ठीक है, ये जब आपको पता होगा तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।